बिला तकल्लुफ़ टॉक शो में ताहिर गोरा आपको खुशामदीद कहता है टैग स्टूडियो के अंदर। और जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है हर बार एक ऐसी पर्सनैलिटी को हम अपने स्टूडियो में लाएं और उनके साथ बिला तकल्लुफ़ गपशप करें उनकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही नामवर हस्ती और उनका ताल्लुक़ है मेडिसन से। जब हम मेडिसन की बात करते हैं तो दुआ जिसे हम कहते हैं हिंदी और उर्दू में, दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसकी सबको ज़रूरत है। और दुआ की क्या शक्लें हैं वो बीसियों सैकड़ों हो सकती हैं। जैसे किसी एक जगह जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, इसी तरह सेहत हासिल करने के भी कई रास्ते हो सकते हैं, मगर कोई कोई रास्ता ऐसा होता है जो कम मुश्किल गुजार होता है, जिस पर चलते हुए हम अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं नामी ग्रामी हस्ती जनाब डॉक्टर हरीश वर्मा साहब, जो असल में आयुर्वेदिक मेडिसिन के गुरु हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, वेलकम। थैंक यू। आप कनाडा अब आ गए हैं और कनाडा मुस्तकिल रह रहे हैं, पहले आपका आना जाना लगा रहता था। बिल्कुल। अब आप कनाडा पे जैसे कहते हैं हम उर्दू या हिंदी में कि दस्ते शफ़क़त आपने रख दिया। बिल्कुल। मैंने मेडिसिन पढ़ी है और मैं बिल्कुल अनबाइस्ड हूँ सिलसिले में। मैं ये जानना चाह रहा होता हूँ हिकमत से इलाज मिले, आयुर्वेदिक से मिले, किसी भी तरह से मिल जाए, अच्छा होना चाहिए पेशेंट का, इंसानियत का। पहले तो हमें ये बात बताइए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की ये जो पूरी एक तरह की हिस्ट्री है या उनका जो इतिहास है या उनकी एक जो फाउंडेशन है वो क्या है? ताहिर साहब, जब हिंदुस्तान में लाइफ शुरू हुई उस समय 4 वेदों की रचना हुई थी। अच्छा। वेद हम बोलते हैं बुक्स ऑफ नॉलेज। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये संस्कृत में लिखे हुए वेद थे। इसमें ऐसा कहा गया था कि इंसान अपना जीवन कैसे व्यतीत करे, वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको कैसे इलाज कराना चाहिए, इवन आर्थिक नीतियाँ किस तरह की होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ वेदों में वर्णित है। अथर्ववेद जो है, चौथा वेद, उसका एक पार्ट है आयुर्वेद, जिसको हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इसका बहुत डिटेल में वर्णन है और ये इसका इतिहास 5000 साल पुराना है। सो आयुर्वेदा इज़ ए मेडिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, और मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड, जहाँ से बहुत सारी साइंसेस निकली हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो साइंस होती है वो कभी नहीं बदलती। अगर ह्यूमन एनाटॉमी है जो आज से 5000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने उसको स्टडी किया है, वो एनाटॉमी आज भी वही है। हमारा नाक, हमारी आंखें, हमारा कान, लेकिन टर्मिनोलॉजी चेंज होती चली गई। किसी ने उसको संस्कृत में लिख लिया, यूनानी आए उन्होंने उर्दू में तर्जुमा कर दिया, अंग्रेज आए उन्होंने अंग्रेजी में कर लिया, तो वो चेंज होता गया। लेकिन जो साइंस है, जो फैक्ट्स हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं। सो टर्मिनोलॉजी चेंज होती गई। आज से 5000 साल पहले जो आयुर्वेद लिखा गया था, हूबहू उस तरह की चीज़ें बाद में मेडिकल साइंस ने अडॉप्ट की। जैसे उस समय हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें वर्णन आता है कि उसमें 8 ब्रांचेज उन्होंने बनाई। काय चिकित्सा मीन्स इंटरनल मेडिसिन, शल्य चिकित्सा मीन्स सर्जरी, शलाक्य चिकित्सा मीन्स ENTI, कुमार भृत्य मीन्स पेडियाट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। सो इसी तरह टॉक्सिकोलॉजी, अगतंत्र। सो इस तरह से जो ब्रांचेस उस समय थी वो आज भी हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी, भाषा वो चेंज होती गई, फैक्ट्स वही रहे। सो आयुर्वेद का इतिहास बहुत पुराना है और वो 5000 साल का इतिहास रखते हैं। 5000 सालों में कई चीज़ें ऐसी इस्तेमाल होती चली गई हमारे समाज में, जो कि शुरू तो डॉक्टर्स ने की, लेकिन बाद में वो हमारी किचन तक पहुंच गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप आज के ज़माने की अगर बात करें, टाइनोलॉल एक टैबलेट है।
ये पैरास्टामोल या एसिटामिनोफेन होता है इसमें, ये एक मेडिकल डॉक्टर ने शुरू किया या एक प्रॉपर रिसर्च होके एक एफडीए द्वारा अप्रूव होके मेडिकल डिपार्टमेंट में गई और डॉक्टर्स ने इसको प्रेस्क्राइब किया। लेकिन अब ये इतनी पॉपुलर हो गई है कि आप देखें कि लोगों के पर्स में मौजूद होती है। हालांकि वो डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते, लोग अपने आप खा रहे हैं। यही हाल हमारी जड़ी बूटियों का है। हमारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हर्ब्स इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि आज वो हमारी किचन का पार्ट बन गई हैं। कोई 50 इंग्रेडिएंट हैं ऐसे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जो सोर्स है वो आयुर्वेद है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हल्दी का इस्तेमाल, हम सब्जी में, हम दाल में हल्दी इस्तेमाल करते हैं। ये तो अब के साइंटिस्टों ने पता किया है कि हल्दी जो है बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत पोटेंट एंटी कैंसर है, बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और इसके बाद धनिया, जिसे कोरिएंडर सीड्स कहते हैं, अभी जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स आ रही हैं, ये बहुत ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। और रादर ये माना जाता है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरियाज की, उसमें धनिया काम कर रहा है, कोरिएंडर ऑयल उसमें काम कर रहा है। उसी तरह काली मिर्च, सौंठ, जीरा, लाल मिर्च जिसे केन पेपर कहते हैं। अभी आप गूगल पे जाइए, केन पेपर टाइप करिए और साथ में स्लैश आप प्रोस्टेट कैंसर टाइप करें तो आपको पता चलेगा कि केन पेपर प्रोस्टेट कैंसर की बड़ी ज़बरदस्त दवाई है और इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं। और बहुत बड़े बड़े जो हर्बल मेडिसिन के कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो इसको बनाने लगी हैं। इसके कैप्सूल्स मार्केट में आ गए हैं। सो धीरे धीरे नेचुरल प्रोडक्ट्स की आज भी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन अगर इनका इतिहास देखें, इतिहास 5000 साल पुराना है और तब से चला आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से बड़ी अच्छी बातें बताई। सवाल यह कि ह्यूमन बॉडी एक है जी, चाहे वो गोरा हो, काला हो, नीला बिल्कुल, हो, पीला हो, हम सब की ह्यूमन बॉडी एक है। बिल्कुल। उसका जो मैकेनिज्म है वो एक है, वही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वही इंटेस्टाइनल सिस्टम है, वही आपकी आंख है, वही कान है। तो फिर मेडिसिन के इतनी ज़्यादा ब्रांचेस क्यों बनी? जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, जैसे आपने बताया कि आयुर्वेदिक जो है बुनियादी तौर पर तो ये हमारी जो भारत की माइथोलॉजी है उनके साथ ये जुड़ी हुई है। हाँ, इसको ऐसा होता है ताहिर साहब कि आगे पॉलिटिकल लोग जो हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें समाज में जुड़ जाती हैं। मान लीजिए अब ये कहा जाता है कि अर्थ के बाद अब दूसरी लाइफ मार्स पे शुरू होने वाली है। शायद हम अपनी ज़िंदगी में ये देख भी पाएँ कि इंसान मार्स पे जाके रहने लग गया। अब जितने साइंटिस्ट यहाँ से शुरू में जाएंगे, वो अपनी अपनी जाके कोई ना कोई पैथी बनाएंगे। कोई कहेगा जी ये मेरी पैथी है, कोई कहेगा ये नहीं ये हिंदुस्तान की है, कोई कहेगा नहीं ये अमेरिका की है। सब अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या हाल होगा। यही हाल साइंस का रहा। साइंस एक थी, आगे जिस देश का राजा, हर देश का राजा चाहता है कि जो मेरी प्रजा है वो मेरे लोग मेरा गुणगान करे, मुझे सुने। वो बहुत सारे लिटरेचर को अपनी भाषा में चेंज करवा लेते हैं। जैसे मुग़ल आए, उन्होंने कहा कि नहीं आयुर्वेद को आप उर्दू में ट्रांसलेट करो, और उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने कहा नहीं इसको इंग्लिश में करो। वो सब चीज़ें ये लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो साइंस एक ही है। साइंस का कोई धर्म नहीं होता, कोई इसकी जात नहीं होती, कोई इसका एक रूलर नहीं होता। साइंस एक वो चीज़ है जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित होती है। आपने कहा कि साइंस एक है मगर उसकी ब्रांचेस कई हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये शायद ब्रांचेस की बात भी नहीं, यहाँ पर हमें और हमारे नाजरीन को, व्यूअर्स को, दर्शकों को ये बताइए कि आफ्टर ऑल वो क्या वजह है कि एलोपैथी के
जो हैं डंके पूरी दुनिया में बजाए जाते हैं आज की दुनिया में। पहले तो 100 साल पहले ऐसा नहीं था। राइट राइट। मगर आज जो दूसरे जो मेडिसिन के शोबे हैं वो पॉपुलर तो बहुत हैं, रिस्पेक्टफुल भी बहुत हैं। आयुर्वेदिक जैसे है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल समझी जाती है और उसमें मेरा ख्याल है आधी दुनिया कम से कम उससे फ़ायदा लेती है। मगर हम पर्चों में टीवी पे जो चर्चा सुनते हैं वो ज़्यादा एलोपैथी की सुनते हैं। क्या एलोपैथी आयुर्वेदिक एक लेवल पे एक हो जाते हैं या डिफरेंट है, या फिर इनके चर्चों का ये जो लेवल का फ़र्क है ये क्यों है? देखिए, एलोपैथिक साइंस एक तो ब्रॉडली पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। उन्होंने सारे लोगों ने, जो मॉडर्न इरा चल रहा है आजकल का ज़माना, उसके जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने मिल करके इसको एक्सेप्ट किया है। इसकी अपनी एक एलोपैथी की थ्योरी है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर आधारित है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस इनको ये मानते हैं। आयुर्वेद में उनका कॉन्सेप्ट अलग है, वो एनर्जी को मानते हैं। एक्चुअली मैं पहले थोड़ा सा आयुर्वेद की एक फंडामेंटल थ्योरी बता दूं। जी ज़रूर ज़रूर। हाँ, आयुर्वेद में ये माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स में 3 तरह की एनर्जीज होती हैं, जिसको हम वात, पित्त और कफ 3 एनर्जीज कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरी यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, ये 5 एलिमेंट्स हैं। सही। ये पांचों एलिमेंट्स में जब 2 एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं एक एनर्जी पैदा करते हैं। जैसे स्पेस एंड एयर, जब ये आपस में टकराते हैं तो एक एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी को वात कहा गया है, एक खास टर्म दे दी गई है कि वो वात एनर्जी है। ऐसे ही फायर एंड वाटर जब टकराते हैं तो उसको पित्त कहा गया है, और ऐसे ही वाटर एंड अर्थ जब वो टकराते हैं तो उसको कफ कहा गया। तो ये 3 तरह की एनर्जीज होती हैं जो कि पूरे ह्यूमन बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। वो ये आधार है आयुर्वेद का। तो इसमें कौन सी एनर्जी कितनी बढ़ती है, कितनी कम होती है, कौन सी मेडिसिन्स हैं इस एनर्जी को कितना ज़्यादा करते हैं, कितना कम करते हैं, वो सारी चीज़ों पे बेस्ड है आयुर्वेदा की थ्योरी। ये तो आयुर्वेद का है। अब जैसे अगर किसी ने इस एनर्जी को महसूस करना हो, हरिकेन जो है, जो हरिकेन है, ये वात की एक एग्जाम्पल है, वात एनर्जी की। अगर किसी ने वात एनर्जी देखनी है तो हरिकेन से हम देख सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल एनर्जी है। ऐसे ही पित्त एनर्जी जो है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर। हम स्टीम को देख सकते हैं कि स्टीम से हम कितनी पावरफुल इंजन चला लेते हैं, इट्स ए एनर्जी। ऐसे ही कफ एनर्जी जो कि एनाबॉलिक एनर्जी होती है, जैसे हम सीमेंट और पानी मिलाते हैं, अर्थ एंड वाटर, वो एक एनर्जी है जिससे जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो वो इसको हम एनाबॉलिक एनर्जी भी बोलते हैं, वो कफ एनर्जी है। सो ये 3 तरह की एनर्जीज होती हैं। कौन सी एनर्जी, तीनों हमारी बॉडी में रहती हैं। अगर हम मेटाबॉलिज्म को देखें, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती हैं। तो कौन सी एनर्जी कम हो गई है, पहले हम डायग्नोज करते हैं कि जैसे मान लो हम कहते हैं कि इसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, दैट मीन्स उसमें गर्मी कम हो रही है, तो उसको गर्म करने की ज़रूरत है। तो हम उस तरह की एप्लीकेशन करेंगे कि गर्म हो गया। अगर किसी की बॉडी में हीट बढ़ जाए तो हमें उसको ठंडा करना है। इन प्रिंसिपल पे आयुर्वेदा बेस्ड है। तो सरकारों का बजट सारी दुनिया में क्रोनिक डिजीज के ऊपर बहुत बड़ा बजट खर्चा हो रहा है, स्पेशली कनाडा का। तो सारे जहाँ हेल्थ केयर फ्री है, यहाँ हेल्थ केयर फ्री है। अगर आप टोटल एनालिसिस करें, एक्यूट डिजीजेज 20%, क्रोनिक डिजीजेज 80%। सो 80% को अगर ठीक करना है, उसका हल ढूंढना है, वो आयुर्वेद में है। आपने कहा कि एलोपैथी में जो एक्यूट इश्यूज हैं, हाँ, वो तो इमीडिएटली हल हो जाते हैं। जो क्रोनिक बन जाते हैं, जैसे डायबिटीज है, वो सारी जिंदगी इंसुलिन बस को कंट्रोल करने में लग जाते हैं, ठीक है ना। और दवाई खाते रहो, टीका लगाते रहो, इसी तरह। तो क्या आयुर्वेदिक उन क्रोनिक इश्यूज को
क्या लंबे अरसे तक ट्रीट करती रहती है नहीं, या फिर कोई जल्दी उनके पास है हाँ, solution? उसका देखिए, अब जब इस तरह का कोई इलाज करना है जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज ना हो, तो कुछ ना कुछ तो टफ रास्ता होता ही है। उसके लिए एक बड़ा सिंपल हमारे आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उसमें जनरली एक तो डाइटरी रेगुलेशंस होती हैं, खान पान का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्राइमरीली हम लोग इस तासीर के ऊपर आधारित हैं कि ठंडा या गर्म। अगर मान लीजिए सर्दियों के दिन चल रहे हैं और बर्फ़ पड़ रही है और आप तरबूज खा रहे हैं, वाटरमेलन खा रहे हैं, जो कि तासीर में ठंडा होता है, वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा करेगा। अच्छा। वो आपको डायबिटीज़ पैदा करेगा, आपको गाउट पैदा करेगा, जितने में आपको ओबेसिटी आएगी, ये सब उसने करना है। तो ये इस चीज़ की मनाही आयुर्वेद करता है। सो डाइटरी रेगुलेशंस का एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे यहाँ जब हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं। सेकंड, लाइफस्टाइल रेगुलेशंस, हमारा रहन सहन कैसा हो, उसके ऊपर भी काफ़ी लंबा चौड़ा हम भाषण देते हैं और वो बड़ा लॉजिकल है, जिसमें सारा ये योगा मेडिटेशन सब कुछ आ जाता है। अब मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रही, या तो वो गोली खाए, जहाँ हम सिंपल उसको बोल देते हैं कि भाई तुम ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लो, तुम्हें नींद आने लगेगी। अब वो चॉइस तो पेशेंट की है। इसी तरह थर्ड पार्ट है मेडिसिन। सो डाइटरी रेगुलेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिसिन, इन तीनों को कंपोज करके हम क्रॉनिक डिसऑर्डर्स को मैनेज करते हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पीछे ये भी कहा कि जैसे पैरासिटामोल है या इस तरह की जो एलोपैथिक मेडिसिन है, वो एक साइंटिफिक लेबॉर्ट्री से टेस्ट होके जी, वो उनका एक बना। अब ये जो आपके ट्रीटमेंट के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, एक तो क्रोनिक के लिए आप कहते हैं कि हम जो तासीर का मामला है, जी, जी, ठंडा गर्म का, उसको मैनेज करते हैं। जी, जी। तो क्या ये भी लेबॉर्ट्री टेस्टिफाइड है मिसाल के तौर पर कि सर्दियों में तो तरबूज यहाँ बहुत खाया जा सकता है, -20 चल रहा होता है बाहर और तरबूज अंदर का चूंकि टेम्परेचर गर्म होता है, हाँ जी, ये भी शायद फैक्टर है। हाँ, वो सब अच्छा, ये क्या इसको फिर आप या लाइफस्टाइल, क्या ये आप फिर साइंटिफिक किसको टेस्ट करते हैं या क्या करते हैं इसका? देखिए, आजकल जो मेरी पर्सनल अप्रोच है, हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक डॉक्टर कई तरह के हैं। एक तो बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं जो कहते हैं जी हमने कुछ नहीं बदलना, जो ग्रंथों में लिखा है वही हमने अप्लाई करना है। एक वो कैटेगरी है, ठीक। वो तो बिल्कुल चेंज नहीं करते। हाँ, जैसे वो तो- साइंस तो चेंज होती है ना वक्त हाँ, के साथ। मैंने थोड़ा अपने आप में बदलाव किया। मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो भी नहीं चेंज करते थे। अच्छा। उनका भी मेथड एक ही था, नब्ज देखनी है और इलाज करना है। ठीक। मैंने मैं क्योंकि मॉडर्न जनरेशन को बिलोंग करता था, तो मैंने जितने मॉडर्न डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं इनको अडॉप्ट किया। जैसे मान लीजिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हम किसी के किडनी स्टोन है मान लीजिए, मैं पहले कंफर्म करूंगा कि किडनी स्टोन एक्सरे द्वारा, उसके अल्ट्रासाउंड द्वारा, उसके सीटी स्कैन द्वारा हम देखें कि स्टोन का साइज़ कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पड़ा है। उसके बाद उसको दवाई में आयुर्वेदिक दूंगा। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि मॉडर्न डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मैंने फिलॉसफी ये फ्लोट की थी। मैं जब फाइनल ईयर का स्टूडेंट था BAMS में, तभी मैंने ये आइडिया बना लिया था कि मैं इसी थ्योरी पे काम करूंगा। और मैंने पहली किताब लिखी अपनी, जो पंजाब में पब्लिश हुई, कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स। उसका आधार ही ये था कि मॉडर्न डायग्नोसिस, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। और उसकी काफ़ी मुखालफत भी हुई। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, उन्होंने काफ़ी विरोध किया कि ये क्या है, वात पित्त कफ कहाँ चले गए, कहाँ गई थ्योरीज हमारी। वो अब देखिए, जब कोई नई चीज़ पैदा करनी है तो मुखालफत होती है। सही। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये था उस थ्योरी का कि हम एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि मान ली एक जैसे डायग्नोसिस का तरीका है। मेरे पिताजी क्या करते थे, मैं जब उनके पास बैठता था, मरीज आया, उन्होंने मरीज की नब्ज पे हाथ रखा और 10 सेकंड बाद उन्होंने लिख देना है टाइफाइड, या जो उनके अपने
हिंदी के डायग्नोसिस होते थे वो लिख देते थे। ठीक। मेरी बहस होती थी, मैं कहा पिताजी आप कैसे कह सकते हो टाइफाइड है। वो मुझे कहते थे कि ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये 200 मरीज अगर आ रहा है तो वो किसी वजह से आ रहा होगा। तो आप कहते कि आप अपना करो। अच्छा, मैंने कहा कि मैं तो जब तक उसके ब्लड टेस्ट से कंफर्म न कर लूँ कि उसका विडाल टेस्ट कराऊँ, देखूँ कि उसका पॉजिटिव है नहीं है, टाइफाइड एक बार मैं पहले एस्टेब्लिश करूँ, ट्रीटमेंट मैं आयुर्वेदिक देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहते कि तुम अपना काम करो। लेकिन वो फिर धीरे धीरे जब मैं इंग्लैंड गया, मैंने आयुर्वेदा की किताबें दोबारा से पढ़नी शुरू की। फिर मुझे लगने लगा कि ये तो बहुत एडवांस सिस्टम है। एक्चुअली इसमें ताहिर साहब आज दर्शकों को बता ही देते हैं कि आयुर्वेदिक साइंस में एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है जो कि किसी माइक्रोस्कोप से या हम सीटी स्कैन से नहीं देख सकते। मैं ऐसे ऐसे कुछ वैद्यों को जानता हूँ जो नवज देख के ये बता देते हैं कि आपकी किडनी में सिस्ट है, आपकी लिवर में सिस्ट है। अभी एक दिल्ली में वैद्य जी थे, वो जब महर्षि महेश योगी जिंदा थे तो वो उनको अमेरिका में लेके आए। उन्होंने प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन की नब्ज देख के कहा कि इनकी किडनी में इस साइज की सिस्ट है। तो प्रेसिडेंट रीगन के जो मेडिकल टीम थी वो कहने लगे हमने तो इनका सारा चेकअप किया, ऐसा हुआ नहीं। वो कहते आप करवाओ दोबारा। जब उन्होंने देखा तो सिस्ट थी वहाँ पर। तो प्रेसिडेंट रीगन ने उनको एक $5 लाख का चेक दिया, जो कि महर्षि महेश योगी ने ओहायो में यूनिवर्सिटी खोली आयुर्वेद की। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की। तो वो फिर पूरी रीगन की टीम जो थी, प्रेसिडेंट रीगन की टीम, ये जानना चाहती थी कि इन्होंने डायग्नोज कैसे किया, कैसे नवज देख के। तो वो आयुर्वेद में एक अपना सिस्टम है जो कि बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। सही सही। आपने कहा कि आप मॉडर्न डायग्नोसिस के जितने मेथड्स हैं उन पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल। और चाहे एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, ब्लड टेस्ट हो, और इनसे आप डायग्नोसिस लेते हैं। बिल्कुल। ट्रीटमेंट आप करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ। आपकी अपनी भी फैक्ट्रीज हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की इंडिया में। तो जो आजकल आपकी फैक्ट्रीज में या जनरली जो बन रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन की इंडस्ट्री में, उसकी साइंटिफिक जांच पड़ताल की हद तक आप किस हद तक मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल होती है और उसके पूरे पैरामीटर्स बन गए हैं। ऑफ लेट पिछले कोई 30-40 साल में जितनी आयुर्वेदा में हर्ब्स यूज़ होती हैं उनके ऊपर पूरे एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, फाइटोकेमिस्ट्री। हर हर्ब में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी कैसे उसको आइसोलेट करना है, कौन से सॉल्वेंट में घोलना है, उसको कैसे एक्सट्रैक्शन करनी है, पूरा एक मेथड बन चुका है और वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। जितने ये आजकल आप कनाडा में भी देखते हैं नेचुरल हेल्थ फूड शॉप्स हैं, जो ये नई इंडस्ट्री बन रही है, ये सारी इसी पे आधारित है। जितना नेचुरल हेल्थ फूड का बिजनेस है, जितना फूड सप्लीमेंट्स का काम है, ये सारा इस पे आधारित है। पीछे कुछ आज से 10-12 साल पहले एक्चुअली कुछ इस तरह की न्यूज़ आई थी कि आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत सारा मेटल्स पाए जाते हैं, मरकरी, लेड, आर्सेनिक वगैरह, और इसमें बड़ी मिलावट होती है। लेकिन अब उसका कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी लॉ बन चुका है कि जो भी दवाई इंडिया से एक्सपोर्ट होगी वो पहले उसके साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लगेगा कि उस दवाई में क्या है, और फिर उसके बाद उसके प्रॉपर एक सिस्टम बन चुके हैं। सही, साइंटिफिक रास्ता बन चुका है और इसकी बहुत ज़बरदस्त एक्सेप्टेबिलिटी है। अगर आप नेचुरल हेल्थ फूड शॉप्स पे जाके पता करें आज की डेट में कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट सेल होता है वो क्या है, वो कहेंगे कि हल्दी से बने हुए प्रोडक्ट, टर्मेरिक से, जो कुरकुमिन है, बहुत लार्ज स्केल पे इसकी कंजम्पशन हो रही है। बहुत ज़बरदस्त इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसने जितनी, क्योंकि ये कमाल की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। सही।
और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि किसी भी मेडिकल स्टोर में आज हम जाएं तो हमें जैसे हल्दी से बने हुए जो सप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है कि ये अब बहुत पॉपुलर हैं। इसी तरह कनाडा में, अमेरिका में, वर्ल्ड वाइड जो हर्बल मेडिसिन्स हैं या हर्बल विटामिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो क्या ये हर्बल मेडिसन की ये जो प्रोडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ हर्बल मेडिसन की ब्रांच में हो रही है, आयुर्वेदिक में भी हो रही है क्या, या एलोपैथी में भी हो रही है, या क्या होम्योपैथी में भी हो रही है? आप इसकी ज़रा हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताएं कि ये कहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है। देखिए, हम लोग दो कंट्रीज़ की बात कर सकते हैं जी, एक इंडिया की और एक कनाडा की। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ, वहाँ के रेगुलेशंस का मुझे पता है। जो हर्बल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, जी, तो एज फार एज रेगुलेशंस आर कंसर्न, इंडिया में हर्बल मेडिसिन आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। ओके, और जितनी एलोपैथिक मेडिसिन है ये एलोपैथिक डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। ये दोनों के डायरेक्टोरेट अलग अलग बने हुए हैं। ठीक। कनाडा में हेल्थ कनाडा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हेल्थ कनाडा के अंडर एक डिपार्टमेंट है नेचुरल हेल्थ फूड, नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स डायरेक्टोरेट, अच्छा, NHPD। ठीक है। वो इसको रेगुलेट करता है। जितने हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो NHPD के अंडर आते हैं, नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स डायरेक्टोरेट के अंडर। तो वो इसको रेगुलेट करते हैं। वो उसमें एक्चुअली आयुर्वेदा का आधार हिंदुस्तान से है। इसका जन्म भारत में हुआ। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही चाइनीज़ मेडिसिन का जन्म TCM, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का जन्म चाइना में हुआ। हर्बल प्रोडक्ट उनके भी यहाँ यूज़ होते हैं। तो वो प्रोडक्ट भी हर्बल हैं, वो भी कनाडा में NHPD के अंडर आते हैं, नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट डायरेक्टोरेट। सही। तो ये रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक डायरेक्टोरेट बना दिया जो कि सारी तरह की हर्बल मेडिसिन, जैसे कोरिया में जिनसेंग होती है वो कोरियन प्रोडक्ट है, जैपनीज़ कुछ मशरूम्स हैं वो जैपनीज़ हैं। हर कंट्री का अपना कोई ना कोई हर्बल प्रोडक्ट होता है। वो कनाडा ने उनको NHPD के अंडर डाल दिया है। सही। आपने बात की जब इतिहास की और आयुर्वेदिक जो डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन है वो आपने बताया कि ये कम से कम 5000 साल पुराना है। जी। तो ये जनरेशन जैसे आपने अपने पिताजी से सीखा और आपके बेटे शायद आपसे सीख रहे होंगे, जी। तो ये चल रहा, मगर इसको पढ़ाने के लिए आम जनता जो इसमें इंटरेस्ट हो उसके लिए क्या इंस्टीट्यूशंस हैं? और आप, मैंने सुना था कि आप खुद भी कोई अपने इंस्टीट्यूशन शायद कनाडा में बना रहे हैं। जी। पहले तो हमें जनरल सूरत हाल बताइए, फिर आपके जो अपने इरादे हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, आयुर्वेदिक साइंस जो है हिंदुस्तान में एक रेगुलेटेड साइंस है। इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, कोई 500-600 के आसपास कॉलेजेस हैं। और वहाँ पर एक CCIM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, एपेक्स बॉडी आयुर्वेदा की, जो आयुर्वेदा की एजुकेशन को रेगुलेट करती है। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होती है जिसको हम BAMS बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। और इसके बाद फिर MD की डिग्री होती है, MD के बाद PhD की डिग्री होती है। तो ये एक रेगुलेशंस हैं इंडिया में। और उसमें प्रॉपर उसका सिस्टम है कि आयुर्वेदिक कॉलेज अगर किसी ने खोलना है तो उसके लिए क्या करिकुलम होना चाहिए, प्रॉपर एक रेगुलेटेड सिस्टम है। ऑफ लेट WHO ने एक बेंचमार्क बनाया है फॉर द ट्रेनिंग टू आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, बेंचमार्क फॉर ट्रेनिंग ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। वो एक करिकुलम तैयार किया उन्होंने, एक सिलेबस बनाया है जो कि 2500 घंटे का है फॉर द फ्रेशर्स। और जो ऑलरेडी मेडिकल नॉलेज रखते हैं, जैसे नर्सिस हैं, कायरोप्रैक्टर हैं या डेंटिस्ट हैं, जो आयुर्वेदा सीखना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने 1500 घंटे का कोर्स बनाया है। वो नेट पे है, इंटरनेट पे आप डालें WHO बेंचमार्क ऑफ ट्रेनिंग फॉर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, वो आ जाएगा। उस करिकुलम के आधार पे हमने यहाँ पर एक कॉलेज रजिस्टर किया है, कैनेडियन कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा, INC के नाम से। हम सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 2 साल का कोर्स है
और ये पार्ट टाइम कोर्स है और बहुत सस्ता है, और जो लोग कोर्स करके निकलेंगे वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए नेशनल ऑक्यूपेशनल कोड में 3232 नंबर कोड अलाउड कर दिया है। सो गवर्नमेंट भी चाहती है, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, कनाडा में हेल्थ के ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है। मुझे तो ये पता लगा है कि $1 में से गवर्नमेंट 48 सेंट हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है। और मुझे ऐसी खबर मिली है कि गवर्नमेंट अंदर से परेशान भी है, क्योंकि खर्चा बहुत हो रहा है। बाकी सेक्टर्स के लिए पैसे नहीं बचते हैं, पैसे मीन्स डॉलर्स नहीं बचते उनके लिए। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोचती है कि कुछ अल्टरनेटिव चीज़ें समाज में आए जिससे उनका भी लोड कम हो। तो उसी कड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से चाइनीज़ मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन को गवर्नमेंट ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है, तो गवर्नमेंट बड़ी जल्दी आयुर्वेदिक साइंस को भी रिकॉग्नाइज़ कर लेगी। बहुत आपने काम की और पते की बात बताई डॉक्टर साहब। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपने आयुर्वेदिक की जो हमें हिस्ट्री बताई, उसके साथ साथ जो एक जनरल थ्योरी है, वो जो उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसका एक छोटा सा हमें एक रेफरेंस दिया, और उसके साथ साथ जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसकी मेडिसिन की साइंस है, उस पर भी रोशनी डाली। हम आपसे इसी स्टूडियो में बातचीत करते रहेंगे, और आखिर में ये चाहेंगे कि आप कोई स्पेशल मैसेज क्या देना चाहते हैं अपने फ़ोन नंबर के साथ, चूँकि आप असल में इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, तो आपसे लोगों को रब्ता करना चाहिए। वैसे आपका फ़ोन नंबर हमारे इस शो की स्क्रीन पे बार बार चलेगा, और अब भी पीछे चल भी चुका है जब मैं आपसे बातें कर रहा था। लेकिन आप खुद भी बताइए, और कोई ख़ास बात इसके अलावा फ़ोन नंबर बताने के बाद ये बताइए कोई ख़ास पैगाम जो आप देना चाहें, और हम आपसे वैसे बातचीत इसी स्टूडियो में करते भी रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है, पहले हम पेशेंट की बात करें, और उसका रोग दूर नहीं हो रहा, वो आयुर्वेदिक साइंस में ज़रूर इंटरेस्ट रखे, अपने नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर को जाके मिले और आयुर्वेदिक लिटरेचर को पढ़े, और ज़रूरत पड़े मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं उनको भी मिल सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक साइंस एक नेचुरल साइंस है जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। इसमें बहुत सारी बीमारियों के क्योर अवेलेबल हैं। हमने अपनी प्रैक्टिस में भी किया है। मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक जो बीमारी होती है बड़ी आंत की, जिसमें पेशेंट को बार बार खूनी दस्त होते हैं, मैं उसका इलाज करता हूं, और उसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। ऐसे ही मेरे कोलीग्स बहुत हिंदुस्तान में बैठे हैं, कुछ यहाँ कनाडा में भी बैठे हैं, जो अलग अलग बीमारियों के एक्सपर्ट हैं। आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, या मुझे भी लिख सकते हैं। ताहिर साहब ने नंबर मेरा बता ही दिया है, 4168041500। हाँ, दूसरा मैसेज मेरा उन रिसर्चर्स के लिए है जो मेडिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक दवाई को इन्वेंट करने के लिए वेस्ट में $200 मिलियन के करीब खर्चा आता है, लेकिन ये पक्का नहीं होता कि रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे या नहीं। आयुर्वेद में रिजल्ट निश्चित है। हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो टाइम टेस्टेड है। जैसे मैंने प्रोग्राम के पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कोरिएंडर सीड्स हैं, ऑफ लेट ये पता लगा है कि ये उस बैक्टीरिया की स्टेन पे भी इफ़ेक्टिव है जो ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है। तो इस तरह बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इस तरह की हैं जो जिनसे एलोपैथिक मेडिसिन की तरह हम दवाइयाँ डेवलप कर सकते हैं। वो ड्रग डेवलपमेंट में बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो रिसर्चर्स भी अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन में अपना इंटरेस्ट शो करें, और अगर किसी को ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प की ज़रूरत हो तो हम भी हाजिर हैं। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं 30 साल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ, ख़ास करके जो आयुर्वेदा रिलेटेड इंडस्ट्री है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो तो हमारी सेवाएं हाजिर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके एक भरपूर पैगाम का। और नाज़रीन, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर हरीश वर्मा साहब के कि उन्होंने अपनी इस यूनिक साइंस, ऐसी साइंस जिसका तल्लुक़ हम सब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का साथ जुड़ा हुआ है, हमारी जिस्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं
उसके साथ साथ उसके कुछ इश्यूज़ भी हैं, और वो इश्यूज़ जैसे जैसे जहाँ जहाँ से हल हो सकें, हमें उसके लिए डॉक्टर हरीश वर्मा जैसे जो सेवाकार हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV.